चलिए तो शुरू करते हैं इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, रीबिल्डिंग अ वर्ल्ड इकोनॉमी। ठीक है, तो रीबिल्डिंग अ वर्ल्ड इकोनॉमी का मतलब होता है कि फिर से क्या करना है, इकोनॉमी का ग्रोथ कराना है। तो अब बात करते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर की। तो पोस्ट वॉर सेटलमेंट एंड ब्रिटेन वुड इंस्टीट्यूट आपका इसमें एक सब टॉपिक है, तो वो पढ़ लेते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर वॉज डिफरेंट फ्रॉम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो क्या था ये, क्या है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर बिल्कुल डिफरेंट थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से। कैसे कैसे डिफरेंट थी? इसमें क्या हुआ था, मास डिस्ट्रक्शन हुआ था। इसमें ज्यादा आर्मी के लोग नहीं मरे थे, ज्यादा सिविलियंस मरे थे। क्यों? क्योंकि सीधे सीधे बम पटके जा रहे थे, जैसे हिरोशिमा में पटक दिया था अमेरिका ने, यूएसए ने, है ना। वैसे ही सीधा सीधा बम पटक रहे थे और पूरी सिटीज की सिटीज गायब हो रही थी। पता ही नहीं चल रहा था यहाँ पे कोई सिटीज थी भी कि नहीं। ठीक है, तो क्या हो रहा था, मोर सिविलियंस कैजुअलिटीज देन आर्मी। तो ज्यादा कौन मर रहे थे, कैजुअलिटीज मतलब सिविलियंस मर रहे थे आर्मी से। ठीक है, तो यहां पर दो फैक्टर इन्फ्लुएंस किए रिकवरी को लेकर के। पहला, यूएस इमर्ज एज डोमिनेंट कंट्री। तो यूएस जो है एक डोमिनेंट कंट्री बन के निकली। डोमिनेंट मतलब जो सब पे अपना रूल चला सके, है ना, वैसे डोमिनेंट बन के निकली, इकोनॉमिकली भी, पॉलिटिकली भी और मिलिट्री पावर के साथ। कहाँ, किस साइड? वेस्ट साइड। तो वेस्ट साइड कौन थी? अपने इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और मिलिट्री पावर बढ़ाने वाली यूएस। ठीक है, और सेकंड क्या है, सेकंड, ट्रांसफॉर्म ऑफ सोवियत यूनियन। जो सोवियत यूनियन थी वो वर्ल्ड पावर बन के निकली, जिसको हम आज कैसे जानते हैं, यूएसएसआर के नाम से भी जानते हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोवियत यूनियन फ्रॉम एग्रीग्रियन इकोनॉमी से वर्ल्ड पावर। तो एग्रीग्रियन मतलब क्या होगा, एग्रेरियन मतलब क्या होगा, मतलब वो पहले किस में डील करते थे, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में डील करते थे, ज्यादातर एग्रीकल्चर कर रहे थे, पर अब क्या वर्ल्ड पावर बन के निकले हैं। ठीक है, तो ये थे। तो द वर्ल्ड लीडर्स मैट एंड डिस्कस टू वर्क फॉर पोस्ट वॉर रिकवरी। तो एक साइड था वेस्ट में कौन, अमेरिका, और एक साइड था अपना यूएसएसआर मतलब सोवियत यूनियन ईस्ट में। ठीक है, तो दोनों ही जगह क्या चल रहा था, दोनों का बोलबाला चल रहा था, बिल्कुल इनसे ज्यादा खतरनाक कोई नहीं था। ठीक है, तो जो बड़े बड़े लीडर्स हैं वर्ल्ड के, वो क्या करें, मिले। मिलने के बाद क्या किए, उन्होंने डिस्कशन किया, किसके लिए, पोस्ट वॉर रिकवरी के लिए। उन्होंने दो मेन ऑब्जेक्टिव निकाले पोस्ट वॉर रिकवरी के लिए। ठीक है, पहला क्या निकाला, प्रिजर्वेशन ऑफ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड फुल एम्प्लॉयमेंट इन द इंडस्ट्रियल वर्ल्ड। तो जो इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने कहा कि हमें क्या करना पड़ेगा, स्टेबिलिटी बनानी पड़ेगी। स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी क्या होती है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मतलब होता है कि जितना प्रोडक्शन हो उतना कंजप्शन भी हो। ठीक है, जिसमें क्या हो, मार्केट में शॉर्टेज भी ना हो और ना गुड्स ज़्यादा हो जाए, जिससे क्या हो जाए, डिमांड खत्म हो जाए, दोनों की डिमांड बनी रहे। ठीक है, गुड्स की प्रोडक्टिविटी भी बनी रहे और गुड्स का सप्लाई भी बना रहे। तो अब और क्या कर सकते थे, तो इसलिए उन्होंने क्या किया, मास कंजप्शन स्टार्ट किया। बोला कि मास कंजप्शन करिए तो मास प्रोडक्शन होगा। अब मास प्रोडक्शन तो हो सकता है, पर मास कंजप्शन अगर जब तक नहीं होगा तो स्टेबिलिटी कैसे बनेगी, मास कंजप्शन भी होना चाहिए। तो क्या किया, पहले उनकी स्टेबल क्या कर दी, इनकम को स्टेबल कर दी। मतलब लोगों के पास जब फिक्स जॉब रहेगी, लोगों के पास क्या रहेगी, फिक्स जॉब रहेगी। ऐसा नहीं कि कुछ टाइम के लिए आपको जॉब पे रखा है, फिर जब काम नहीं है तो हटा दिया, ऐसा नहीं। स्टेबल जॉब रहेगी, हमेशा 360 डेज की जॉब रहेगी, है ना। तो उससे क्या होगा, एक स्टेबल इनकम पैदा होगी। मतलब जैसे आप एक जॉब कर रहे हैं 25,000, 30,000, 35,000 ऐसी जॉब कर रहे हैं, एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो आप सोच सकते हैं कि हमें इतना ही मिलेगा हर महीने, है ना। तो हम मोबाइल फ़ोन ले सकते हैं, कार ले सकते हैं ईएमआई पर, है ना, ये ले सकते हैं अगर आपको पता है आपकी फिक्स सैलरी क्या है। तो इसीलिए एक स्टेबल इनकम होना ज़रूरी है मास कंजप्शन के लिए। अगर मास कंजप्शन नहीं रहेगा तो मास प्रोडक्शन का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमें क्या चाहिए, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी चाहिए है। ठीक है, फिर क्या हुआ, सेकेंड, इकोनॉमिक लिंक विथ आउटसाइड वर्ल्ड शुड बी वेल रेगुलेटेड। मतलब क्या हुआ कि जो बाहर का जो वर्ल्ड है उससे क्या होना चाहिए, आउटसाइड वर्ल्ड से, जैसे कैपिटल का फ्लो हो रहा है, कैपिटल का फ्लो जैसे हमने देखा था, एक जगह से दूसरी जगह इंडस्ट्रीज का सेटअप हो रहा है, तो उससे क्या होता है, कैपिटल का फ्लो जाता है। फिर क्या देखा, गुड्स का सप्लाई होता है यहाँ से वहाँ। ठीक है, लेबर का सप्लाई होता है ना। और कहीं कहीं पे क्या होता है, सरप्लस प्रोडक्शन हो जाता है। सरप्लस प्रोडक्शन मतलब समझ रहे हैं, तो वो अभी हम देखते हैं और भी आगे। तो इन चीज़ों को देखते हुए ब्रिटेन वुड में दो इंस्टीट्यूशंस बने,
ठीक है। ब्रिटेन वुड्स में एक कॉन्फ्रेंस हुई जुलाई 1944 को, और उस कॉन्फ्रेंस का नाम था यूनाइटेड नेशन मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस। अगर शॉर्ट फॉर्म देखें तो UNFFC, UNFFC, ठीक है, समझ रहे हैं। तो ये कहां पे हुई? ब्रिटेन वुड्स में हुई, न्यू हैम्पशायर, यूएसए में। तो यहां पर क्या हुआ, दो इंस्टीट्यूशन बन गए, ठीक है। ब्रिटेन वुड्स में इंस्टीट्यूशन में दो और न्यू निकल के आया। पहला आया इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF, और एक आया वर्ल्ड बैंक, ठीक है। तो जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, IMF है, वो क्या डील करता है? एक्सटर्नल सरप्लस एंड डिफेक्ट्स टू इट्स मेंबर्स, मतलब जो भी कंट्रीज इसके मेंबर हैं, कहीं पर अगर प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाता है, किसी कंट्री में प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाता है, तो वो क्या करता है, वो जो ज़्यादा प्रोडक्शन है उसको बाकी कंट्रीज में बांट देता है। और कहीं पर क्या है, प्रोडक्शन कम है, तो बाकी कंट्रीज से लेकर के उसको थोड़ा सा प्रोडक्शन दे देता है। तो IMF का काम यही था, ठीक है, रेगुलेट करना कि किसी भी कंट्री में क्या है, कमी ना आए किसी भी चीज़ की, ठीक है। फिर जो अपना इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन जो है, इसको हम अपने अभी जानते हैं किसके, वर्ल्ड बैंक से नाम, वर्ल्ड बैंक के नाम से भी जानते हैं, द इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो ये क्या हुआ था, जो लोन ले रहे थे, ये क्या था, डील क्या कर रहा था, टू फाइनेंस पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन, लोन दे रहा था लोगों को जिसको क्या करना था, रिकंस्ट्रक्शन करना था वॉर के बाद, जिसके घर बार तबाह हो गए थे उनके लिए, ठीक है। द IMF वर्ल्ड बैंक रिफर टू एज द ब्रिटेन वुड इंस्टीट्यूशन, तो ये दोनों क्या है, ब्रिटेन वुड इंस्टीट्यूशन में बने थे, इसीलिए इनको रेफर भी किया जाता है ब्रिटेन वुड इंस्टीट्यूशन की तरह, ठीक है। तो द IMF एंड वर्ल्ड बैंक बिगेन ऑपरेटिंग फ्रॉम 1947, तो इन्होंने काम कब से चालू कर दिया करना, 1947 से अपना काम करना चालू कर दिया। तो यूएस हैड वेटो राइट ओवर की डिसीजन, तो वेटो राइट मतलब क्या होता है कि जब उसको कोई डिसीजन पसंद नहीं आएगा तो उस डिसीजन के लिए मना भी कर सकता है, ठीक है। जो भी ये डिसीजंस लेंगे IMF वर्ल्ड बैंक, अगर उसे पसंद नहीं आता है तो उसके पास वेटो पावर है, वो उस डिसीजन को मना कर सकता है, ठीक है। इसलिए वर्ल्ड बैंक और ये IMF ज़्यादा कुछ नहीं मानते, अगर यूएस को नहीं करना तो नहीं करेगा, उसके पास वेटो पावर है, ठीक है। ब्रिटेन वुड सिस्टम वॉज बेस्ड ऑन फिक्स्ड एक्सचेंज रेट ऑफ करेंसीज, तो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट ऑफ करेंसीज मतलब क्या होता है कि फिक्स कर देना करेंसी को डॉलर के उस पे। यहाँ पर मतलब जो अपनी एक करेंसी ली गई जिस पर सारी करेंसी डिपेंडेंट थी, उसको किसको लिया गया, डॉलर को लिया गया। द डॉलर वॉज मेड स्टैंडर्ड एट फिक्स्ड प्राइस, तो डॉलर को क्या बना दिया गया, स्टैंडर्ड बना दिया गया। डॉलर को एक ऐसी करेंसी ले ली जिसके बिहाफ में बाकी सारी करेंसीज क्या करी जा रही थी, कंपेयर करी जा रही थी, ठीक है। तो जैसे कि एग्जांपल देता है, जैसे 30 पैसो है, $1 का 30 पैसो है, तो वो फिक्स हो जाएगा कि 30 पैसो ही रहेगा। जैसे अपना रुपए चलता है, ठीक है, 50 रुपीज़ का $1 होगा, तो वो हमेशा क्या रहेगा, 50 रुपीज़ ही रहेगा, है ना। ये पहला था फिक्स्ड जो करेंसी चल रहा था वो पहले चल रहा था, है ना, अब बंद हो गया है। एक्सचेंज रेट करेंसीज जो था, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट जो चल रहा था वो बंद हो गया है। अब अपने यहाँ फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट चलता है, मतलब बढ़ता रहता है, घटता रहता है, कभी 65 रुपीज़ हो जाता है, कभी 75, कभी 70, ऐसा ये क्या होता है, ऊपर नीचे होता रहता है, ठीक है। तो अपने यहाँ फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट है, अब फिक्स्ड एक्सचेंज रेट बंद हो चुका है, ठीक है। अदर करेंसीज वर लिंक्ड टू डॉलर एट फिक्स्ड रेट, तो वही मैंने बताया कि क्या, कि बाकी सबको क्या कर दिया था, उससे कंपेयर कर दिया था, किससे, डॉलर से, क्योंकि डॉलर को क्या स्टैंडर्ड बना दिया था, तो बाकी करेंसीज कितना क्या डिपेंड होती हैं वो कर दिया था, ठीक है। द अर्ली, सेकेंड सब टॉपिक है अपना, द अर्ली पोस्ट वॉर ईयर्स, तो यहाँ पर पढ़ेंगे द ब्रिटेन वुड सिस्टम स्टार्टेड इन एन एरा ऑफ अनप्रेसिडेंटेड इकोनॉमिक ग्रोथ इन द वेस्टर्न इंडस्ट्रियल नेशन एंड इन जापान। तो मतलब क्या हो रहा था कि पता ही नहीं चल रहा था इकोनॉमी कैसे बढ़ रही है जब ब्रिटेन वुड सिस्टम बन गया था, ठीक है। तो ऐसे एरा में बना था कि जब इंडस्ट्रियल नेशन और जापान, वेस्टर्न इंडस्ट्रियल नेशन और जापान क्या कर रहा था, इकोनॉमिक ग्रोथ पता ही नहीं चल रहा था कैसे हो रहा है। बिटवीन 1950 एंड 1970 वर्ल्ड ट्रेड ग्रू एट एनुअली एट 8%, तो वर्ल्ड ट्रेड जो था वो एनुअली मतलब साल भर में कितना बढ़ रहा था, 8% बढ़ रहा था, किसके बीच में, 1950 और 1970 के बीच में। और इकोनॉमिक ग्रू एट नियर बाय 5%, तो जो इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा था वो कितना हो रहा था, इनकम ग्रोथ, जो इनकम जो बढ़ रही थी वो 5%
बढ़ रही थी। इन द मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज, तो जहाँ पे इंडस्ट्रीज वगैरह कंट्रीज में थी, उस कंट्रीज की बात कर रहे हैं कि इकोनॉमी जो इनकम बढ़ रही थी वो 5% बढ़ रही थी लोगों की, ठीक है। थस इट शोज द स्टेबल नेचर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो इसीलिए एक क्या आया, स्टेबल नेचर आया इकोनॉमी का, इकोनॉमिक ग्रोथ क्या हो रही थी, एक स्टेबल तरीके से बढ़ रही थी, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सेकंड सब टॉपिक खत्म होता है। तो हम नेक्स्ट एपिसोड में थर्ड सब टॉपिक के साथ चालू करेंगे। इसमें टोटल 4 सब टॉपिक्स हैं बस, और आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। अगर आपको कुछ वीडियो में कमी लग रही हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। थैंक यू। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।